गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में देखेंगे स्वराज पार्टी के गठन को। ठीक है, स्वराज पार्टी के गठन को मैंने इसके पहले बताया। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जो कि चौरी चौरा कांड की वजह से क्या होता है, स्थगित हो जाता है। और जब चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाएगा, ठीक है, तो स्थगित होने के बाद से राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक शून्यता का मतलब क्या होता है? राजनीतिक शून्यता का मतलब ये होता है कि जो लोग मूवमेंट चला रहे थे वो सारे लोग मूवमेंट अपना बंद कर दें। ठीक है, और कहीं भारत में कोई मूवमेंट आंदोलन जो है ये चलता हुआ दिखेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक शून्यता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शब्दों को डिफाइन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि एकदम क्या राजनीतिक शून्यता का करेक्ट मतलब क्या हुआ। यहाँ हम लोग को इतना डेप्थ में चीज़ों को नहीं समझना है, समझना ना। तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होगी तो इस कंडीशन में इस राजनीतिक शून्यता को खत्म करेंगे कौन? दो व्यक्ति, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक, अब होगा क्या? अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब क्या कंडीशन आएगी? देखो बच्चों, कंडीशन यहाँ पे ये आएगा ठीक है बच्चों, तो कंडीशन अब यहाँ पे ये आएगा कि होगा क्या। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, ये जो एक वर्ग होगा, ये कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे बच्चों परिवर्तनवादी। ठीक है, इनको कहेंगे परिवर्तनवादी। और एक वर्ग वर्ग जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? अपरिवर्तनवादी। अब ये अपरिवर्तनवादी कौन? तो अपरिवर्तनवादी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खुद जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, ये लोग जो होंगे ये कहलाएंगे अपरिवर्तनवादी। अब इसका मतलब क्या है? ये है क्या? परिवर्तनवादी और अपरिवर्तन, बात का मतलब है क्या? हम लोग इसको यहाँ थोड़ा सा समझ लें। परिवर्तनवादी वो है, जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय क्या बोला था? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, विदेशी स्कूल, ठीक है, कॉलेज, संस्थान सब छोड़ो। ठीक है, तो ये जो इनका कहना था महात्मा गांधी का, ठीक है, तो अब एक वर्ग ऐसा आएगा जो अब गांधी के इन बातों का विरोध करेगा। कैसा विरोध? तो यही बात मैंने जो बताया कि विदेशी संस्थानों को छोड़ो, तो जिसमें हम देखते क्या हैं कि विधान परिषद, ठीक है, आज की डेट का जो संसद है, ठीक है, संसद है, ये 1853 में विधान परिषद के नाम से स्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। ठीक, तो अब इस विधान परिषद में भारतीय भी सम्मिलित हुए। ठीक है, वो भी आए विधान परिषद में। तो अब देखो होगा क्या, ये जो विधान परिषद है, ठीक है, तो इसमें भारतीय क्या करेंगे? भारतीय, ठीक है, सम्मिलित होंगे, जबकि गांधी क्या कह रहे थे कि विधान परिषद का भी बहिष्कार करना है। ठीक है, और विधान परिषद में भाग नहीं लेना है, इससे ब्रिटिश सरकार काम न कर पाए। मगर वहीं पे ये जो वर्ग होगा, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये वर्ग जो होगा ना, वो ये कहेगा कि हम विधान परिषद का बहिष्कार नहीं करेंगे। गांधी ने क्या कहा था? बहिष्कार करना है। मगर ये लोग क्या बोलेंगे? बहिष्कार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इनका मानना ये था कि बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि विधान परिषद का सदस्य बनो, और बन के उसके अंदर संसद में पहुंच के, जिसको हम उस समय क्या बोल रहे हैं? विधान परिषद। तो इस विधान परिषद में पहुंच के विरोध करो, किसका? अंग्रेजों का। बात समझ में आई? अंग्रेजों का विरोध करो, और विरोध करके उनको काम ना करने, इनका ये मानना था। तो इसलिए ये क्या हुए? परिवर्तनवादी। और जो लोग कह रहे हैं नहीं, गांधी जो कहे हैं वो सही है, वही हम लोग मानेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लोग जो हैं, ये लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, हम गांधी ने जो कहा है हम उसी को मानेंगे। तो ये लोग क्या हो गए? अपरिवर्तन। ठीक, बात क्लियर?
तो अब क्या होगा, ये परिवर्तनवादी एक पार्टी बना लेंगे जिसका नाम क्या होगा, स्वराज पार्टी, ठीक ना, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का ये निर्माण कर देंगे 1923 में। और इसके बाद विधान परिषद में भाग लेके अंग्रेजों के समक्ष जो है वो समस्याएं उत्पन्न करेंगे। परंतु ये जो स्वराज पार्टी है ये भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। अब जब सफल नहीं हो पाया तो फिर होता क्या है कि ये स्वराज पार्टी खत्म हो जाएगी। और दुर्भाग्य ये रहा कि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और ये वीक हो जाता है, उसी वजह से ये और ज्यादा वीक। ठीक, तो स्वराजवादियों की असफलता जो है ना ये गांधी को फिर से मजबूत कर देगा। असहयोग आंदोलन की असफलता ने गांधी को कमजोर किया, मगर वहीं स्वराज पार्टी की असफलता जो है गांधी को मजबूत कर देगी। भाई गांधी ने रद्द किया आंदोलन चौरी चौरा की वजह से, तो गांधी के ऊपर बहुत जो है कि प्रहार किया गया। तो गांधी जी जो है अब निचले स्तर पे चले गए थे, ठीक है, इनका प्रभाव जो है वो कम हो गया था। अब स्वराज वाले जो हैं इनका प्रभाव थोड़ा बढ़ गया था। तो अब लोग ये सोच रहे थे कि स्वराज पार्टी वाले जो हैं यानी कि स्वराज्यवादी जो हैं अब ये कुछ हमारे लिए करेंगे। तो गांधी के असहयोग आंदोलन की असफलता से स्वराजवादियों को लाभ हुआ, तो वहीं स्वराजवादियों की असफलता से फिर से गांधी को लाभ हुआ। ठीक है, यही बात बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन, तो चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास। चित्तरंजन दास क्या है, स्वराज पार्टी के संस्थापक। ठीक है, अब इनके अध्यक्ष हो गए चित्तरंजन दास। सचिव कौन होगा, तो सचिव होंगे ML नेहरू, मोतीलाल, ठीक है, नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो है ये सचिव हो जाते हैं। यही बात हम लोग को बच्चों यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आते हैं स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्वराज पार्टी का गठन 1923। तो चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। बात क्लियर। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू तथा सचिव, ठीक है, अब डिफरेंट यहाँ बच्चों ध्यान रखना, महासचिव है मोतीलाल नेहरू और सचिव है विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। तो ये लोग क्या हुआ, सदस्य बने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और चौधरी अली कुजमा, ठीक ना, कुजमा परिवर्तनवादी माने जाते। ठीक है, वहीं पे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग क्या है, अपरिवर्तनवादी। बात क्लियर। ये लोग कैसे क्या करेंगे, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल, ठीक ना, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजवादियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और चित्तरंजन दास की होगी मृत्यु। और मृत्यु हो जाने के बाद से इनका प्रभाव जो है वो क्या होगा, स्वराजियों का वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनका प्रभाव जो है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब हम देख रहे हैं क्या, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। अब थोड़ा सा बच्चों सुनना, देखो संविधान में मैंने पढ़ाया हुआ है 1919 का, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, ठीक, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब था क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए, ठीक है, आएगा एक कमीशन भारत में जिसका नाम क्या होगा, साइमन कमीशन। क्यों नाम पड़ा साइमन कमीशन, क्योंकि सर जॉन साइमन क्या थे, ये इसके अध्यक्ष थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइमन कमीशन। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, इसमें टोटल थे बच्चों 7 सदस्य। सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, गोरे थे। गोरे होने के कारण इस कमीशन को क्या बोला गया, श्वेत कमीशन। अब ये श्वेत कमीशन के आने का उद्देश्य क्या है, श्वेत कमीशन के आने का उद्देश्य ये है कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुआ, जनता को कितना वो लाभ प्रदान कर पाया, इस बात की जांच के लिए। ठीक,
परंतु भारतवासी इसका करेंगे विरोध। अब भारतवासी विरोध क्यों करते हैं? तो भारतवासियों के विरोध का रीजन ये होगा क्योंकि समस्याएं हमारे वहां हैं, समस्याएं हमारे घर में हैं। अब हमारे घर की समस्या है और हमको ही उसमें शामिल ना करके कोई बाहरी व्यक्ति आके हमारे घर की समस्या को दूर करेगा, ये बात समझ में आ नहीं रही है। लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम हमारे परिवार में है, हमारे खानदान में है, तो यार हमको ही नहीं बैठाओगे तुम, तो मेरे घर की समस्या तुम कैसे दूर कर लो? ठीक है, यही तर्क था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक, तो अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, लोग जो हैं वो क्या करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे। ठीक है, नारे लगाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे इसको बम्बई में। ठीक है, बम्बई में। तो ये घटनाक्रम घटेगा। अब 1919 से, ठीक है, हम अगर 10 साल जोड़े तो 1929 का टाइम आता है। जांच के लिए जो टीम आनी थी, श्वेत कमीशन, साइमन कमीशन, इसको आना था 29 में, मगर ये आ गया 28 में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की स्थिति उस समय ये थी, ठीक है, स्थिति वहां पे ये थी, एक तो वहां पे द्विदलीय सरकार है, दो दल की वहां पे जो है सरकार, मतलब सरकार नहीं, दो दल है वहां पे, द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक, तो वर्तमान की जो पार्टी थी वो भारतीयों के प्रति, ठीक है, उदार दृष्टिकोण नहीं रखती थी। ठीक है, सख्त दृष्टिकोण रखता था, शोषण का दृष्टिकोण रखता। परंतु वहीं ब्रिटेन में जो दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था मजदूर दल, लेबर पार्टी, ठीक है, और ये जो सख्त वाले थे इनको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो सख्त ये थे और लेबर पार्टी थोड़ा सॉफ्ट जो है दृष्टिकोण रखती थी। तो अब लगभग ब्रिटेन में एक स्थिति स्पष्ट हो रही थी कि हो सकता हो अगली बार हमारी सरकार न बने और लेबर पार्टी की सरकार बन जाए। तो लेबर पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तो ये थोड़ा उदार दृष्टिकोण रखता है, तो कहीं ना कहीं सुविधाएं जो हैं वो ज़्यादा प्रदान कर देगा। तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, 29 में आने की बजाय ये क्या होगा, पहले ही आ जाएंगे, 28 में ही आ जाएंगे। और जिस कमीशन का गठन होना था 28 में, उस कमीशन का गठन हो जाएगा 27 में ही ब्रिटेन में। यानी साइमन कमीशन का गठन होना चाहिए 28 में, आना चाहिए 29 में, परंतु होगा क्या, गठन हो जाएगा वहां पे 27 में, आ जाएंगे 28। ठीक है, आ जाएंगे 28। तो ये घटनाक्रम घटेंगे। ठीक, तो अब इसका विरोध शुरू होगा, और जब विरोध शुरू होगा तो इस कंडीशन में हम देखेंगे लाहौर में लाला लाजपत राय, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल। तो लाला लाजपत राय, ठीक है, ये बचे हुए थे, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। लाला लाजपत राय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ठीक, तो लाला लाजपत राय, होगा क्या कि साइमन कमीशन का विरोध करेंगे तो उसी समय सैंडर्स के आदेश पे, ठीक है, स्कॉट जो है वो क्या करेगा, लाठी चार्ज करेगा, और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाए, और घायल होने के बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो जब वो घायल थे तो घायल अवस्था में ही उन्होंने कहा था, ठीक है, कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों के एक एक प्रहार, ठीक है, एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में, ठीक है, आखिरी कील साबित होगी। अब ताबूत होता है, ताबूत में किसी को जब लिटा दिया जाता है दफन करने के लिए, ठीक है, तो उसको ऊपर से कवर ढक के और कांटी से उसको ठोक देते हैं। तो कोई ना कोई अंतिम कांटी होती है जिसको ठोका है, तो ये होता है कि अब ये व्यक्ति दफन है। ठीक, तो वैसे ही इन्होंने कहा अंग्रेजों को कि ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में क्या होगा, आखिरी कील। ठीक है, इस तरह की बात होगी। हम देखते हैं जरा इस बात को। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे क्या बोला गया, इसलिए इसे श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन कहा गया। ठीक, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। उसी दिन पूरे मुंबई में हड़ताल का आयोजन किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। बात क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा टफ पॉइंट, साइमन गो बैक का ये जो नारा है ये तैयार किसने किया था, जिनका नाम है यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली जो हैं, इन्होंने तैयार किया था साइमन वापस जाओ का नारा। ठीक है,
लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसी दिन सैंडर्स के आदेश पर स्कॉट ने क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय घायल हो गए। ठीक है, घायल हो गए। घायल अवस्था में ही लाला जी ने कहा कि मेरे ऊपर किए गए लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी हुई आखिरी कील होगी। ठीक है, ये लाइन याद रखना है, कौन पूछा है। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात ध्यान रखना है। अब इस सैंडर्स की हत्या जो है लाहौर में कौन करेगा, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। तो देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेहरू रिपोर्ट। स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों तो ले सकते हो, यहाँ तक का। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो, जब विरोध शुरू होगा तो विरोध में अब कंडीशन क्या उत्पन्न होगी, कंडीशन उत्पन्न ये होगी कि आप विरोध कर रहे हैं। तो उस समय भारत सचिव कौन था, लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक ना, लॉर्ड बर्केनहेड भारत सचिव था, और गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ही काम करता था, और भारत सचिव रिपोर्ट करता था महारानी को। ठीक ना, तो अब यहाँ पे सिस्टम ये हुआ कि जो बर्केनहेड है, ठीक है, ये कहता है कि यार तुम लोग बार बार जो है काला झंडा दिखा रहे हो, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे हो, दुनिया भर का धरना प्रदर्शन कर रहे हो। एक बात बताओ, ये आया है किस लिए, ये आया है 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए, यानी कि संविधान का जांच करने के लिए। और तुम लोग यार अनपढ़ लोग, ठीक है, तुम लोग क्या जानोगे संविधान के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बर्कन हेड क्या करेगा, बर्कन हेड यहाँ पे चुनौती देगा। ठीक ना, चुनौती देगा। ठीक, कि एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो सभी दलों को मंजूर हो। ठीक है, सभी दलों को मंजूर हो। तो होगा क्या, इस चैलेंज को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, नेहरू के द्वारा। ठीक ना, नेहरू के द्वारा। और ठीक है, और एक संविधान का निर्माण किया जाएगा कि हमको देश कैसे चलाना है। ठीक है, कैसे देश हम लोग को चलाना है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि संविधान तो बना लिए, अब सारे दलों को क्या है, दिखाया जाता है कि भाई ये हमने प्रावधान किया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसका विरोध कर देगा। कौन कौन विरोध कर देगा, भारत के पूंजीपति वर्ग, ठीक है, जमींदार वर्ग, मुस्लिम लीग, भीमराव अंबेडकर, ये लोग क्या करेंगे, इसको अस्वीकार कर देंगे। तो वही बर्केनहेड कहता है, ठीक है, कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम लोग नहीं ऐसा कर सकते, हमने किया तो हमारा विरोध कर रहे हो। ठीक है, तुम तो खुद नहीं बना पा रहे हो, तुम अपने लोगों को ही नहीं संतुष्ट कर पा रहे हो, हमको कह रहे हो कि हम बाहरी हैं, विदेशी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बर्कनहेड की यह चालाकी काफी सफल हुई। ठीक है, तो अब यहाँ होगा क्या कि कांग्रेस का अब होगा अधिवेशन। ठीक है, कब होगा, 1929 में। ठीक, 1929 में। और इस अधिवेशन में अब जवाहरलाल नेहरू की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अब ये अधिवेशन जो है लाहौर में 1929 में होगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ये रावी नदी के तट पे भारतीय जो तिरंगा झंडा था, इसको ये क्या करते हैं, फहराते हैं, और नारा देंगे पूर्ण स्वराज का। ठीक ना, तो एक शब्द है बच्चों स्वराज, और दूसरा है पूर्ण स्वराज। यहाँ बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि स्वराज मतलब क्या होता है, स्वयं का राज। तो बात तो ठीक है, स्वयं का राज, परंतु स्वराज और पूर्ण स्वराज ये दो अलग अलग बातें। ठीक ना, पूर्ण स्वराज ये दो अलग अलग बात। पूर्ण स्वराज में क्या है और स्वराज में क्या है, स्वराज में विदेश विभाग और रक्षा विभाग। ठीक है, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, ठीक है, वित्त विभाग, ये क्या है, ये अंग्रेजों के पास होगा। ठीक, ये कंडीशन है स्वराज की। वहीं पे पूर्ण स्वराज में क्या है, विदेश विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, ये सब जो है अंग्रेजों के हाथ में नहीं होगा। यानी कि क्या है, हम पूरी तरह क्या होगा, स्वतंत्र होंगे। पूरी तरह क्या होगा, हम स्वतंत्र। ठीक है, पूरी तरह स्वतंत्र। ये प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज का ये क्या करेंगे, नारा देंगे। ठीक है, नारा देंगे। और अब आगे क्या होगा, कांग्रेस की जब बैठक होगी, उस बैठक में 26 जनवरी के दिन डिसाइड ये किया जाएगा कि आज से हम लोग 26 जनवरी 1930 के दिन डिसाइड ये होगा कि आज से हम लोग
औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दे रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के हम गुलाम अब नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं अंग्रेजों से। ठीक, तो इस दिन से 26 जनवरी 1930 का दिन जो होगा, यहाँ से हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने लगा स्वतंत्रता दिवस। अब दिमाग में बात घूमेगी, सर स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त है, आ रहे हैं उस पर ही आ रहे हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, तो फिर आगे चल के हमारा देश आज़ाद होगा। और जब आज़ाद होगा तो कब होगा, 15 अगस्त 1947। अब जवाहरलाल नेहरू के समक्ष एक समस्या फंस गई, क्या, कि भारत तो आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, अब स्वतंत्रता हमको अगस्त में मिल गई है 15 तारीख, तो हमारा स्वतंत्रता डेट तो अब रियल में ये हो चुका है। तो अब 26 जनवरी, जिसको हम इतने वर्षों से मनाते आ रहे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है, 16-17 सालों से, ठीक, तो अब इसका क्या किया जाए। तो इसीलिए बच्चों है क्या, कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, परंतु इसको लागू कब किया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। ठीक है, नवंबर में 1949 में क्या होगा, ठीक है, 15 अनुच्छेद लागू किए जाएंगे और वो क्या होगा, संविधान दिवस भी मनाया जाएगा, ठीक है, उस दिन। मगर भारत का संविधान कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि जो 26 जनवरी दिन था स्वतंत्रता दिवस के रूप में, अब ये स्वतंत्रता दिवस का जो डेट था, अब ये जाया ना जाए, बेकार ना हो, इस वजह से इसको क्या किया गया, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, इन्हीं बातों को बच्चों यहाँ पे देखते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, ठीक है, ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी दलों को, ठीक है, मंजूर हो। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर ये डेट याद रख पाओ बच्चों, काफी अच्छा होगा। प्रस्तुत किया, जिसे भारत के पूंजीपति मुस्लिम लीग भीमराव अम्बेडकर सहित लोगों ने क्या किया, अस्वीकार। ठीक, अब क्या होगा, अब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कदम उठाएंगे और 1929 में ही कांग्रेस का क्या होगा, अधिवेशन शुरू होगा। और इस अधिवेशन में, यह अधिवेशन होगा कहाँ, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में अधिवेशन होगा, लाहौर में अधिवेशन। ठीक, 1929 की रात्रि को रावी नदी के तट पे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तिरंगा झंडा फहराया, ठीक है, और पूर्ण स्वराज का नारा दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया, ठीक ना, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, ठीक है, 1929 में, ठीक है, दिसंबर 1929 में, ठीक है, पूर्ण स्वराज का क्या किया गया, नारा दिया गया। ठीक, और आगे चल के 26 जनवरी के दिन कांग्रेस की बैठक में डिसाइड होगा कि ये दिन 26 जनवरी जो है हम लोग किस रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन नेहरू ने क्या किया, कहा कि अब हम अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे अगली भूमिका आएगी महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या करेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे और देखने के बाद गांधी क्या करते हैं, 11 सूत्री मांग सौंपते हैं ब्रिटिश सरकार को और कहते हैं कि ये मांग हमारी आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मांग अगर स्वीकार नहीं किए, ठीक है, तो हम जो है दूसरा अपना आंदोलन शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये 1 साल का समय देते हैं, कहते हैं 1 साल का समय दे रहे हैं, हमारी मांग को आप 11 सूत्री जो हमारी मांग है उसको स्वीकार करें। तो 11 सूत्री मांग क्या है, ये हमको जानना नहीं। ठीक है, तो 11 सूत्री मांग कहते हैं कि आप जो है स्वीकार कर लीजिए, वरना हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1 साल बीत जाता है, अंग्रेज इनकी बात को नहीं मानते। ठीक, तब होगा क्या, गांधी शुरू कर देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने। ठीक है, क्या क्या बनेगा, ये महात्मा गांधी जब शुरू करेंगे आंदोलन, ठीक है, तो साबरमती आश्रम से ये शुरू करते हैं दांडी मार्च। ठीक है, तो साबरमती आश्रम से ये क्या होगा, ये 24 मील की यात्रा करेंगे और 1930 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचेंगे कहाँ, दांडी। और दांडी पहुंच के नमक कानून तोड़ेंगे, नमक बनाने का अधिकार भारतीयों के पास नहीं था। ठीक है, तो अगर कोई नमक बनाता था तो इसका मतलब ये कि उसने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून तोड़ेंगे और तोड़ के शुरुआत कर देंगे किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा
सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। और ये दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ कहाँ से? साबरमती आश्रम। उस समय कितने अनुयायी यानी कितने लोग इसमें सम्मिलित थे? तो 78 लोग केवल थे, 78। तो 78 लोग जो है इसमें भाग लेंगे, ठीक है। और फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो गांधी जो है पहुंचेंगे कहाँ? गांधी पहुंचेंगे, ठीक है, दांडी, ठीक है, नवसारी जिला में है दांडी। तो दांडी पहुंच के सांकेतिक रूप से, ठीक है, वो नमक उठाएंगे, उसको गोल सा ऐसे बना के फेंक देते हैं कि मतलब हमने नमक बना दिया, कानून तोड़ दिया, ठीक है। तो नमक कानून तोड़ देंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। अब ये आंदोलन जो है बृहद रूप धीरे धीरे धारण करेगा। तो अब इस आंदोलन के देखो पश्चिमी भारत में एक व्यक्ति होंगे जिनका नाम क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और इनका एक दल था जिसको बोलते हैं लाल कुर्ती दल, ठीक ना, लाल कुर्ती दल। और इस लाल कुर्ती दल को खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं, समझ रहे हो, खुदाई खिदमतगार। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे पश्चिमी भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको नेतृत्व पश्चिमी भारत में कौन देगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम 2-3 नामों से और जानते हैं, ठीक। वो क्या? एक तो इनको बोलते हैं सीमांत गांधी, यानी सीमा का जहां अंत हो रहा है वहां का गांधी, ठीक है। गांधी हर जगह फ्रंट पे होते थे, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला गया, ठीक है। और प्लस जो है ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां के थे तो इन्हें शेरे अफगान भी कहा गया, ठीक ना, शेरे अफगान भी कहा गया, ठीक। वहीं पे हम बात करें तो पूर्वी भारत जो है वहां पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है वहां पे कौन आंदोलन चलाएगा? ठीक है, तो वहां पे आंदोलन चलाएंगी रानी गैडिनल्यू, ठीक ना, रानी गैडिनल्यू। तो रानी गैडिनल्यू जो है ये मेनली कहाँ की थी? नागालैंड की, ठीक है। तो वहां पे ये आंदोलन शुरू करेंगे और ये आंदोलन सविनय अवज्ञा का पूर्वी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से नहीं जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा जीआर लंग आंदोलन। तो जीआर लंग, ठीक है, जीआर लंग आंदोलन कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। यही क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस नाम से जाना? तो जीआर लुंग आंदोलन, ठीक है, जीआर लुंग आंदोलन, ठीक। कौन नेतृत्व किया पूर्वी भारत में? रानी गैडिनल्यू। और ये जो रानी गैडिनल्यू हैं, ठीक है, रानी गैडिनल्यू, इनको रानी की उपाधि देगा कौन? देगा महात्मा गांधी। गैडिनल्यू को, ठीक है, महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, गैडिनल्यू को रानी की उपाधि दिया जाएगा किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक। और जो महात्मा गांधी है इनको इनको मलंग बाबा भी कहा जाएगा, ठीक ना, मलंग बाबा भी कहा जाएगा। किसको? महात्मा गांधी को। तो जो हमारा हमारा पश्चिमी भारत है वहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, ठीक ना, कुछ जनजातियाँ हैं। तो वो जनजातियाँ जो हैं वो क्या कहेंगी? गांधी को मलंग बाबा के नाम से संबोधित। तो हम इतनी बातों को जरा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी, ठीक है, इनके साथ दांडी, दांडी ऐसे लिखा जाएगा, दांडी मार्च शुरू किया। 25 दिन की 24 मील, 25 दिन की 24 मील लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी नमक कानून तोड़ेंगे और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करें, ठीक है, शुरुआत करें। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ठीक, समझा चुका। इनको लाल इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया और खुदाई खिदमतगार, ठीक, खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी तथा शेरे अफगान भी कहा गया, ठीक है, कहा गया, बताया मैंने पहले ही, ठीक। वहीं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषतः मणिपुर और नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या बोला गया? जीआर लंग आंदोलन, ठीक है, जीआर लंग आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? रानी गैडिनल्यू, ठीक है, रानी गैडिनल्यू।
लिखा जाएगा? रानी गैडिनल्यू, ठीक है, रानी गैडिनल्यू। और रानी गैडिनल्यू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ठीक है, नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, ठीक। और यहाँ एक बात ऐड कर दें कि नीचे लिख देते हैं, गैडिनल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक। स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो अब इसको जरा आगे समझते हैं, अब क्या घटनाक्रम घटने वाले हैं। अब घटनाक्रम ये घटेगा कि गांधी शुरू कर दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जो ये भारत की समस्याएं चल रही थी, उन सारी समस्याओं को देख के, ठीक है, ब्रिटेन में एक सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसका नाम क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन। वहाँ पे जो बैठक होती थी वो मेज जो है से गोले में होता था, ठीक ना, इसीलिए उसको बोला गया उस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक ना। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा कहाँ पे? लंदन में। लंदन में कहाँ? जेम्स पैलेस महल जो है वहाँ पे आयोजित होता है, ठीक, आयोजित होगा। अब ये सम्मेलन चलेगा, तो अब इस सम्मेलन में, ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो वहाँ के राजा जॉर्ज पंचम। और सम्मेलन जो चलेगा उसकी अध्यक्षता, कोई भी सम्मेलन चले उस सम्मेलन का कोई ना कोई एक हेड होता है, एक हेड होता है। वो हेड कौन होगा? वो हेड होंगे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम क्या होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ये क्या होगा? ये उसकी अध्यक्षता करेंगे और कहेंगे कि भारत में जिस जिस वर्ग को समस्या है वो ब्रिटेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए और वहाँ पे आके अपनी समस्याओं को बताए, ठीक है, वहाँ पे आके अपनी समस्याओं को बताए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हर वर्ग के लोग वहाँ पहुँचेंगे, मुस्लिम लीग भी पहुँचेगा, ठीक है, सिख संप्रदाय भी पहुँचेगा, दलित में भीमराव अम्बेडकर ये भी जाएंगे, ठीक है। मगर कांग्रेस इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दी, ठीक है। तो अब बहिष्कार कर दी है, आंदोलन चल रहा है, मैं परेशान अंग्रेज कि बिना कांग्रेस के इस सम्मेलन में कैसे क्या हो। तो इस स्थिति में भारत में वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन क्या होगा? लॉर्ड इरविन ये महात्मा गांधी से बात करता है, कहता है कि आइए आपसे कुछ बात करनी है, जो आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस धरना प्रदर्शन को देखते हुए मैं आपको एक सलाह ये दे रहा हूँ कि आप जो समस्याएं आपकी हैं उस समस्या को आप उठाइए जाके कहाँ पे? गोलमेज सम्मेलन में, लंदन में, और आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन मत करिए। तब होगा क्या? महात्मा गांधी इरविन के, ठीक है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होगा और ये समझौता कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। इसलिए गांधी इरविन समझौते को हम दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट, ठीक ना, समझौता यानी पैक्ट, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कब होगा? मार्च 1931, ठीक है। और इसी इसी मार्च 1931 के इस समझौते में महात्मा गांधी जो है, भगत सिंह उस समय जेल में थे, ठीक है, भगत सिंह जेल में थे, भगत सिंह की फांसी को रोकने की बात गांधी ने किया, ठीक है, परंतु परंतु गांधी ने बोला राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की, गांधी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात किया, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने, चूंकि राजनीतिक कैदी नहीं थे कौन? भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने हत्याएं की थी, ठीक है, सैंडर्स की लाहौर में हत्या किया था, ठीक। तो ये राजनीतिक रूप से ये कैदी नहीं थे, ये क्रांतिकारी कैदी थे। तो अब यहाँ पे मैटर क्या उठ रहा था
कि गांधी अगर बलपूर्वक फोर्सफुल्ली गांधी ये कहते हैं कि ऐसा है और आप भगत सिंह को छोड़िए, तभी हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तब जाके हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो गांधी अगर अड़ गए होते हैं तो ये सच है कि भगत सिंह, ठीक है, जेल से रिहा होते हैं, ठीक है, जेल से रिहा होते हैं। परंतु परंतु यहाँ पे गौर करने लायक एक बात क्या, कि अगर गांधी अड़ गए होते हैं, ठीक है, तो समस्या क्या आती। वो एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की बात कर रहे हैं जो गोली मार रहा है, बम फेंक रहा है, यानी हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है। तो अब हिंसक प्रवृत्ति के लोगों का अगर यहाँ पे पक्ष खींचेंगे महात्मा गांधी, तो इनका अहिंसा का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता दिखेगा ना। तो इनके ऊपर खुद आरोप फिर लगेगा कि जब हिंसक चीजों का समर्थन आपको करना ही था, तो आप असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में क्यों स्थगित कर दिए, हुआ हिंसा हुए होने देते। और लोग तो कह ही रहे थे कि भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पे खड़ा है, सुभाष चंद्र बोस तो बोले ये बात कि भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पे खड़ा था और ऐसे समय में इस आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है, देश के दुर्भाग्य से बड़ा कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं, ऐसे बोला सुभाष चंद्र बोस ने। तो अगर यही करना था तो आप उस समय, तो गांधी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत जो है वो धूमिल होता। इस वजह से गांधी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ भगत सिंह को बचाने का पक्ष जो है वो नहीं रख पाए, ठीक है। अब इनका भी, गांधी का भी कहना सही। अब देखो बच्चों, अब यहीं पे दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि एक वर्ग जो भगत सिंह के आदर्शों पे चलता होगा, ठीक है, तो वो गांधी को यहाँ पे आरोपित करेगा। और जो सत्य अहिंसा, ठीक है, अहिंसा के मार्ग को अपनाएगा, ठीक है, गांधी का जो समर्थक वर्ग होगा वो कहेगा कि गांधी। तो सही क्या है गलत क्या है ये हमारा मुद्दा नहीं है, समझ रहे हो ना बच्चों, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है। मुद्दा ये है कि एग्जामिनर हमसे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा, हम उसको बेस बना के चले। जहाँ कॉन्सेप्ट जरूरी है वहाँ कॉन्सेप्ट मैं दे, ठीक है, मगर सही क्या है गलत क्या है ये चर्चा का विषय यहाँ पे नहीं है बच्चों। और कोई भी टीचर यहाँ पे चर्चा ऐसा करता भी नहीं, ठीक ना, करता भी नहीं, ठीक। तो अब क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा और गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाने को तैयार हो जाए। और जब जाने के लिए तैयार होंगे तो इरविन बोलेगा क्या कि भाई ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको तो स्थगित करिए, गांधी स्थगित कर दें और पहुंचेंगे कहाँ, लंदन। तो अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनने लगा, तो महात्मा गांधी जब लंदन जाएंगे तो पूछता ये किस जहाज से जाते हैं, तो ये SS राजपूताना नाम के जहाज से जाएंगे। तो SS राजपूताना जो जहाज है उस पर बैठ के महात्मा गांधी जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पहुँचेंगे कहाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जेम्स पैलेस महल लंदन, ठीक। जब लंदन पहुँचेंगे तो वहाँ पे विंस्टन चर्चिल, उस समय वो सांसद था, तो विंस्टन चर्चिल जो कि आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, ब्रिटेन का, उस समय सांसद था। विंस्टन चर्चिल देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लिए धोती में जो है चलते चला आ रहा है। तो जो विंस्टन चर्चिल पूछता है कि भाई ये कौन है, तो मालूम जाता है ये महात्मा गांधी हैं, ठीक है। तब जो है चर्चिल बोलता है कि अच्छा वही जो है अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन बन जाता है कि किस व्यक्ति ने गांधी को अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर कहा, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, ठीक। अब गांधी वहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद होता क्या है कि महात्मा गांधी जो मांग लेके गए थे उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया और रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या किया गया, 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिए थे, अब यहाँ क्या होगा दलित को भी अंग्रेज दे देंगे। तो इसी को कहा गया कम्युनल अवार्ड, ठीक ना, कम्युनल अवार्ड, जो कि कौन लागू किया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और गांधी जब देखेंगे दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया, तो गांधी यहाँ पे जो है क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। और क्रोधित होके ये गोलमेज सम्मेलन का कर देंगे बहिष्कार और वहाँ बोलेंगे कि मांगा था रोटी और बदले में मिला क्या, पत्थर, ऐसे बोलते हैं ये, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये गोलमेज सम्मेलन में, ठीक। कौन वो व्यक्ति हैं जो, गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, तीनों में जाता है, तो
उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक व्यक्ति और उनका नाम सर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, आगे पीपीटी में होगा, मैं दिखाऊंगा। सर तेज बहादुर सप्रू, ये जो है गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हुआ उसमें भाग लिए, ठीक ना, में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तब गांधी जो है दलितों को पृथक निर्वाचन मिलने की वजह से क्रोधित होंगे और भारत में आके अब ये द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी चल पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब अंग्रेज जो है बल का सहारा लेंगे, गांधी को हो कर लेंगे गिरफ्तार। ठीक है, गांधी जी को कर लेंगे गिरफ्तार और जो भी बड़े बड़े लीडर थे सबको गिरफ्तार कर, और यह आंदोलन जो है बलपूर्वक क्या होगा? स्थगित। ठीक, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके, ठीक है, पूना का यरवदा जेल जो है उसमें डाल दिया जाएगा। अब पूना का यरवदा जेल में जब डाल देंगे तो वहां पे गांधी क्या करेंगे? अमरण अनशन, ना, अमरण अनशन उस पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अमरण अनशन। तो भूख हड़ताल और अमरण अनशन दोनों में डिफरेंट है बच्चों। ठीक है, अमरण अनशन, तो अगर आपको भूख हड़ताल और अमरण अनशन का मतलब पता है कमेंट में बताइए। ठीक है, नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए कि सर इसका मतलब बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आमरण अनशन और भूख हड़ताल से क्वेश्चन बनना नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि अगर आप लोग को जानना है इसका मतलब तो क्या करना होगा? कमेंट में लिखना होगा कि सर इसका मतलब मुझे बताइए। तो मैं कमेंट में ही लिख दूंगा या फिर वीडियो में मैं समझाऊँ। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना जिज्ञासा है आप लोग के अंदर, पूछते हैं कि नहीं पूछते। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब ये सारे बिंदुओं को पहले हम लोग चेक कर लें और फिर हम लोग गांधी जी का अमरण अनशन पूना के यरवदा जेल में स्टार्ट होगा। ठीक है, और उस समय भीमराव अंबेडकर को बुलाया जाएगा और होगा पूना समझौता। वो क्या होगा अभी उस पर चर्चा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये लंदन के जेम्स पैलेस महल में आयोजित। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 17 जनवरी 1931 तक चला। डेट याद नहीं करना है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता सैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने किया। गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को, ठीक है, एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट। देखें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931। ठीक है, डेट नहीं याद करना है। महात्मा गांधी ने लंदन की यह यात्रा, ठीक है, एस राजपूताना नामक जहाज से पूरा, याद रखना है इस जहाज का नाम। ठीक है, और गांधी जी को चर्चिल ने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर तथा देशद्रोही, बता चुका मैं आगे। ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन अब गांधी शुरू करेंगे। तो 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। यह 4 जनवरी 1932 को शुरू हुई। ठीक, और शीघ्र ही महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और यह आंदोलन क्या होगा? समाप्त हो जाए। ठीक है, समाप्त हो जाए। और अब देखो सांप्रदायिक पंचाट, ठीक ना, सांप्रदायिक पंचाट या पूना समझौता, है ना, देखते हैं। देखो, तो अब जरा इस बात को समझें हम लोग कि क्या है सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। तो बच्चों मैंने बताया कि जो ये सांप्रदायिक पंचाट है, ठीक ना, इसका नाम पंचाट, मैं इसको करेक्ट कर दूं जरा, शॉर्ट में दिखता हूँ।
सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है बच्चों। तो सांप्रदायिक पंचाट, ठीक, और पूना समझौता, पूना समझौता, ठीक है। ठीक है, पूना समझौता, देखते हैं इस बात को बच्चों। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 18 अगस्त 1932 को दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू कर, ठीक, पहले मैंने बताया। तो अब क्या होगा, महात्मा गांधी यरवदा जेल में ये क्या करेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, ठीक ना। कौन सा, अमरण अनशन, क्योंकि मैंने आपको दिया हुआ है कि आप इसका मतलब मुझे बताएंगे, नहीं पता है तो कमेंट में मुझसे पूछिए, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना में एक समझौता होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पूना समझौता। अब पूना समझौता, अब देखो बच्चों, फिर वही मैटर आ गया, ठीक है, कि पूना समझौते को कुछ लोग कहेंगे क्या, कुछ लोग कहेंगे कि ये राष्ट्रीय हित का मैटर था, अच्छा था, और दलित वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, ये इसको कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर के साथ, ठीक है, विश्वासघात किया और बलपूर्वक धमकियां देके, ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया, भीमराव अंबेडकर से पूना समझौता करवाया, पूना पैक्ट पे साइन करवाया। अब दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया, तो अब दलित ही उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, दलित जनता ही क्या करेगी, वोट करेगी। तो दलितों का तो फायदा तो वास्तव में था। तो गांधी इसको जो है रद्द करने की बात कर रहे हैं। अब गांधी रद्द क्यों कर रहे हैं, रद्द करने का रीजन यहाँ पे है कि जिस तरह से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि हिंदू मुसलमान का जो है विभेद बढ़ गया और हिंदू मुस्लिम दंगे की स्थिति जो है बन गई। तो अगर दलित भी यहाँ पे अलग हो जाता तो ये भी एक नए धर्म के रूप में स्थापित, एक अलग वर्ग के रूप में स्थापित हो गया होता। तो फिर पता क्या चलता, कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती कि भारत जो है 3 टुकड़ों में बंटता। अभी तो मुस्लिमों को दिया तो पाकिस्तान बना, तो दलितों को पृथक निर्वाचन मिला होता तो पता नहीं क्या बनता, हो सकता हो देश के 3 टुकड़े होते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चों, ये ऐसा बहस चलता है, मैं अपना ओपिनियन कभी देता ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं टीचर हूँ, ठीक है, और टीचर का अपना टीचर का अपना कोई फिक्स ओपिनियन नहीं होता है, समझ रहे हो ना बात, कि मैं जो है यहाँ पे अपना ओपिनियन दूँ कि यही सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात की गई, तो अब अपने अपने हितों के हिसाब से हर व्यक्ति डिफाइन करता है। तो अब एक वर्ग क्या कहेगा कि अच्छा हुआ नहीं दिए, अगर मिल गया होता तो इस तरह से जो है एक तीसरे देश का भी निर्माण हो जाता, हिंदू और दलित का भी दंगा होता। तो ये राष्ट्रीय हित का मैटर था, नेशनल इंटरेस्ट का मैटर था, गांधी जी ने ठीक किया। मगर वहीं पर दलित वर्ग कहता है कि जो है कि अगर ये अधिकार हमें मिले होते हमारा उत्थान बहुत तेजी से हो। समझ रहे हो, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक मेरा व्यू क्या है, मैंने कुछ नहीं कहा, जो बातें चल रही हैं, जो चलती हैं, जो बातें होती हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता होगा, इसी समझौते को हम कहते हैं पूना समझौता। और जब पूना समझौता में, ठीक है, पूना पैक्ट पे जब साइन कर देंगे भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तब क्या होगा कि महात्मा गांधी अपना आमरण अनशन तोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन गौर करना कि पूना समझौता जब हुआ तो उसमें पूना समझौते पे किसने किसने साइन किया, तो महात्मा गांधी की तरफ से साइन किए थे मदन मोहन मालवीय, गांधी ने साइन नहीं किया था, ठीक। साइन कौन किया था, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और इधर दलित वर्ग की तरफ से कौन किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया, ठीक है। तो ये बात बच्चों ध्यान, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ेंगे और यहीं से देखो बच्चों आरक्षण का जन्म हो, ठीक है। तो जब भीमराव अम्बेडकर छोड़ेंगे तो कहेंगे भाई कुछ तो हमको दलित वर्ग के लिए चाहिए ही, ठीक है, दलित वर्ग के लिए चाहिए ही। तो अब इसी में आरक्षण का जन्म होगा कि लोकसभा विधानसभा जो है सीटें रिक्त, सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी आपके लिए, फिक्स सीटें दी जाएंगी, उसमें हमेशा जो है दलित चुनाव लड़ेगा, ठीक है। जो स्कूल होंगे उसमें एडमिशन जो होगा उसमें आपको जो है छूट मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, नौकरियां जो होंगी उसमें आपको आरक्षण मिलेगा। तो इस तरह का जो है फायदा देंगे भीमराव अम्बेडकर जी को, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। मगर इससे भी अम्बेडकर जी संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग आगे इन सब बातों को बच्चों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रंजन, चलो भाई बता चुका, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाने कर पूना के यरवदा जेल, ठीक ना, पूना के यरवदा जेल में
आमरण अनशन शुरू किया, ठीक है ना, आमरण अनशन शुरू किया। तो आमरण अनशन स्टार्ट कर देंगे महात्मा गांधी, ठीक है, तो आमरण अनशन स्टार्ट कर देंगे। तत्पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 26 सितंबर 1932 को, ठीक ना, ये डेट अगर याद हो जाए बच्चों तो बहुत अच्छा है, पूना में समझौता हुआ। इस समझौते को, ठीक है, यरवदा समझौता भी कहा, ठीक ना, इंग्लिश में बोले तो पूना पैक्ट, ठीक। साइन वाली बात बताया अंबेडकर जी, और कांग्रेस की ओर से कौन किया, मदन मोहन मालवीय, दलितों की तरफ से अंबेडकर जी और कांग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवीय, ठीक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये चल रहा था, डेट यहाँ लिखा है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, ठीक है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था बच्चों, संविधान में मैं पढ़ा चुका हूँ ये बात, ठीक है। आगे बढ़ें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लेगा, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखें जरा इस बात को, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, क्लियर, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, अब देखो आगे क्या होगा, अब आगे ये होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए, समझ रहे हो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो जाएगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, आगे चल के क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, और द्वितीय विश्व युद्ध में होगा क्या कि भारतीयों को बिना उनकी अनुमति के क्या किया जाएगा, ठीक है, विश्व युद्ध में ढकेल दिया जाएगा, ठीक। तो इससे क्रोधित होकर कांग्रेस क्या करेगा, मंत्रिमंडल से दे देगा त्यागपत्र, और जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देगा तो फिर यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग, ये दोनों लोग क्या करेंगे, इस दिन को, ठीक ना, इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही बनता है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया तो किसने इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, तो मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, या फिर भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र की स्थिति को देख के कौन सा दिवस मनाया, तो मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। तो यहाँ ये बात हम लोग, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या है, आइए इसको देखें, ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट काफी इंटरेस्टिंग रहा बच्चों, ये कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश, ठीक। अब देखो सुभाष चंद्र बोस, भूमिका इनकी बड़ी शानदार रही, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है इस इसके पहले, ठीक है, इसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे, मगर दूसरी बार फिर क्या होता है, अध्यक्ष के पद को लेके हो जाएगा विवाद, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि दूसरी बार फिर हम अध्यक्ष बने, वहीं पे महात्मा गांधी क्या होगा, इसका विरोध करेंगे, कहेंगे कि ना, अध्यक्ष आप नहीं बनेंगे, अध्यक्ष कौन बनेगा, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो नेहरू सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि गांधी जी अगर आपको बनना है अध्यक्ष तो आप बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप पट्टाभी सीतारमैया को बना रहे हैं, ये बात जो है मुझे स्वीकार नहीं। तो अब दोनों लोग अड़ जाते हैं। तो अब देखो पहली बार कांग्रेस में अब इलेक्शन होगा, कांग्रेस के अंदर जो सदस्य हैं उसमें इलेक्शन होगा कि कौन बनेगा इस बार अध्यक्ष। तो अब महात्मा गांधी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे किसके रूप में, पट्टाभी सीतारमैया के रूप में, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया के रूप में। और इधर सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस बड़ी जो है कि इम्पोर्टेंट बात यह रही कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पूरी तरह पराजित किया। गांधी भी यहाँ क्या करेंगे, महात्मा गांधी भी इसको खुले रूप में स्वीकार करते हैं कि सीतारमैया की हार, ठीक है, ये मेरी हार, को एक्सेप्ट करते हैं गांधी जी, ठीक। अब एक्सेप्ट तो कर लिए, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, गांधी जी जो है हमेशा सुभाष चंद्र बोस से नाराज चलते हैं, ठीक ना, नाराज चलते हैं और टांग अड़ाते रहते हैं इनके काम में, जिससे सुभाष चंद्र बोस क्या होगा, तंग आके वो क्या करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दे देते हैं इस्तीफा, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, ठीक। और उनकी जगह कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया जाएगा, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बना लेंगे, ठीक है, नई पार्टी बना लेंगे जिसका नाम क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक,
फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अब ये अलग नीतियों पे लगेंगे चलने, और ये उसी समय 40 में ही ये क्या होगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे और फिर 40 में आंदोलन शुरू होगा तो अंग्रेज इनको क्या करेंगे, नज़रबंद कर, उनके घर में ही क्या करते हैं, उनको गिरफ्तार कर देंगे। मतलब नज़रबंद मतलब ये कि आपका अपना घर हो या कोई कमरा हो, उस कमरे में आपको छोड़ दिया जाए और चारों तरफ से जो है पुलिस लगी रहेगी, आप उस घर में से निकल नहीं सकते। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नज़रबंद बोलते। ठीक है, तो नज़रबंद कर दिया। तो अब इनका एक दोस्त रहेगा जिसका नाम रहेगा पठान जियाउद्दीन। तो पठान जियाउद्दीन दिखने में सुभाष चंद्र बोस से मिलता था, ठीक है, मगर ऐसा नहीं था डुप्लीकेट था, मिलता था कुछ। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वेश बदलने में बड़े माहिर व्यक्ति, तो वो क्या करेंगे, वो जियाउद्दीन को कुछ बोलेंगे सामान ले आओ, ठीक है, वेश बदलने वाला, तो वो लेके आते हैं। पठान जियाउद्दीन को मिलने की इजाज़त रहती है, ठीक है, कि आप मिल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस से, तो आते थे अक्सर मिलने। तो उन्हीं का वेश बना के, ठीक है, पठान जियाउद्दीन बन के ये क्या होता है, निकल जाते हैं अपने घर। ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, ये जर्मनी पहुँच, जर्मनी विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन के विरोध में था ना जर्मनी, और उसमें हिटलर, ठीक ना, तो पहुँच जाएंगे कहाँ, जर्मनी। तो हम लोग अलग से अभी सुभाष चंद्र बोस को अलग से हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या होगा कि यहाँ देखें, ठीक है, विवाद हुआ जिसमें सीतारमैया को पराजित किया। कौन पराजित किया, सुभाष चंद्र, ठीक है, बोस ने। ठीक है, इसी को कहते हैं त्रिपुरी संकट। ठीक है, त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट क्यों उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो कांग्रेस में अध्यक्ष के पद को लेके विवाद के कारण किसके किसके बीच विवाद उत्पन्न हुआ, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों लोग के बीच ये विवाद होता है। ठीक है, तो यहाँ बात क्लियर। गांधी जी के लगातार असहयोगी रुख के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दी थी और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का क्या बनाया गया, नया नया अध्यक्ष। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 को कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक ना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नया पार्टी बना ली। ठीक, तो ये अपना इधर एक मूवमेंट चला देंगे और विश्व युद्ध भी चल रहा है, बच्चों देखना, विश्व युद्ध भी चल रहा है और इधर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के ये भी अपना एक आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। अब विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती ढकेल दिया गया। अब अंग्रेज जो है, ब्रिटेन जो है काफ़ी परेशान है हिटलर की वजह से, और ब्रिटेन की स्थिति जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। और वहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध भी और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में ये पहले भाग नहीं लेता, एकदम लास्ट में जाके भाग लेता। ये पहले क्या करता है, पहले ये भाग ना लेके खूब अत्याधुनिक वेपन्स बनाता है, हथियार बनाता है, हथियारों की ये क्या करता है, बिक्री करता है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका क्या होता है, धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग होता जाता है। ठीक, अब पैसा आया तो ये अंदर अंदर जो है बहुत सारे खर्चे भी शुरू कर दिया। तो ये देखो, यही बच्चों विश्व युद्ध का दौर है। अमेरिका हथियारों का निर्माण इसी वजह से शुरू किया, विश्व युद्ध के फायदे को देख के कि बड़े पैमाने पर हथियार बिकेंगे, तो खूब बेचा इसने हथियार। आज भी पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता कौन है, राज्य अमेरिका है। समझ रहे हो ना, अंदर अंदर क्या होगा, ये बना लेगा परमाणु बम, और इसका साथ रूस दे रहा था, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक साथ थे। मगर जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा देगा तब जो है रूस को लगता है कि यार ये तो धोखा हुआ, अंदर अंदर तुम इतना बड़ा जो है कि हथियार बना रखे थे और हमारे साथ रह के तो धोखा दिए, और जो है कि तुमने बताया नहीं। वहीं से क्या होगा, वहीं से रूस और अमेरिका उसी समय से अलग हो जाए। ठीक है, और दोनों में कोल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, शीत युद्ध चलने लगी। ठीक ना, शीत युद्ध चलने लगी, और दोनों की विचारधाराएं भी अलग थी। एक पूंजीवादी, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक, और रसिया जो है ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थक। एक तो विचारों में ही जो है कि भिन्नता थी, मगर स्वार्थ ने क्या किया था, दोनों को एक साथ ले आया था। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या होगा कि विश्व युद्ध में ढकेला गया, तो अब इधर ब्रिटेन की स्थिति खराब हो रही है। ठीक है, खराब हो रही है, तो गांधी भी मौका देख के चौका मारेंगे, और अब ये क्या करेंगे, महात्मा गांधी क्या करते हैं, इसी समय शुरू कर देते हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट।
और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करके ये एक नारा देंगे, ठीक है, ये नारा देंगे। क्या नारा होगा? अभी पेट में पूछा हुआ था, पिछली बार का जो पेट का पेपर था, हाँ, पिछली बार के पेट के पेपर में पूछ लिया था, ठीक है, कि ये नारा किसने दिया था। तो सब लोग लगभग जान रहे हो, करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। तो करो या मरो का नारा देंगे महात्मा गांधी, ठीक है। तो अब हम लोग देखें जरा इस अगले पॉइंट को, ठीक है। तो इससे पहले जरा हम लोग अगस्त प्रस्ताव जरा देख लें बच्चों, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव अब ये है क्या, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, ठीक। अब अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेज क्या करेंगे, एक प्रस्ताव पास करेंगे अगस्त में जिसका नाम होगा अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज क्या कहेंगे, अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव में कहते हैं कि आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, ठीक है, और जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो आपको, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक ना। तो वही स्वराज वाली बात बच्चों, ठीक है। वित्त विभाग, विदेश विभाग, रक्षा और संचार वो किसके हाथ में होगा, अंग्रेज के हाथ में होगा। बाकी सारे क्षेत्र में हमको वो स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। कब करेंगे, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। तो अब कांग्रेस को धोखेबाजों पे भरोसा था नहीं, ये सब तो बात बात में धोखा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव को क्या करेंगे, अस्वीकार कर देंगे कांग्रेस को लोग। फिर आगे क्या होगा, अंग्रेज फिर जो है ले आएंगे एक नया प्रस्ताव जिसका नाम क्या होगा, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, ये क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें फिर वही बात दोहराई जाएगी, ठीक है। इसमें भी वही बात दोहराई जाएगी कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और आज़ाद जब हो जाएगा भारत तब देंगे, ठीक है। तो अब भरोसा था नहीं, ठीक है, भारतीयों को, तो इसीलिए आज़ादी के बाद देंगे। तो गांधी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव इसको कहेंगे ये बाद की, बाद की तिथि का, बाद की तिथि का चेक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट डेटेड चेक। अब इसमें कौन बोला बाद की तिथि का चेक, गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसी में जो है जवाहरलाल नेहरू कुछ लाइन जोड़ देंगे, क्या, टूटते हुए या या दिवालिया, दिवालिया बैंक के नाम का चेक, नाम का चेक, ठीक है। ये कौन बोलेगा, ये बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना इस लाइन को भी, ठीक है। तो पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इधर मुस्लिम लीग की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। अब इधर मुस्लिम लीग की कंडीशन क्या होगी, अब देखो मुस्लिम लीग की कंडीशन क्या होगी, मुस्लिम लीग ये क्या करेगा, पाकिस्तान की मांग करे, ठीक है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करे। तो देखो मुसलमान जो है, ठीक है, इनको अलग पाकिस्तान देश चाहिए, ठीक है। अब ऐसी बात पहली बार पृथक पाकिस्तान देश की मांग करेगा कौन, सबको लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों के लिए पृथक पाकिस्तान की मांग कौन करेगा, मोहम्मद इकबाल करते हैं, कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, आगे चल के इनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, कौन बोला, मोहम्मद इकबाल।
मगर आगे चल के इनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। बहुत यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। तो वो आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में मेंस लिखना हो, ठीक है, तो वहाँ पे काम आएगा, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग का, एक पृथक पाकिस्तान की मांग रखा, ठीक। अब पाकिस्तान होगा क्या, कौन होगा पाकिस्तान, मतलब कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान बनेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट कौन पैदा करेगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र रहेगा चौधरी रहमत अली, ये जो है वहां से कॉन्सेप्ट बनाता है, नक्शा तैयार करेगा पाकिस्तान का, ठीक है। तो जिसको पाकिस्तान ना कह के पाकिस्तान ये मैप देता है, ठीक है, जिसमें जो है अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मुस्लिमों के लिए पृथक पाकिस्तान देश की मांग इलाहाबाद अधिवेशन में कौन मांगा, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक ना, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक। अब देखें तो 28 जनवरी 1933 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के नक्शे को जन्म दिया, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए, PAKSTAN, ठीक है, पी से क्या, पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और बी से तान से बलूचिस्तान, ठीक ना, बलूचिस्तान। तो ये इतना क्षेत्र को मिला के चौधरी रहमत अली कहता है कि आप बनाइए पाकिस्तान, ठीक है, आप बनाइए पाकिस्तान। तो इस तरह से पाकिस्तान का ये करेगा, ठीक है बच्चों, पाकिस्तान की मांग करेगा, ठीक है। कौन, मोहम्मद इकबाल, और नक्शा कौन देगा, चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली, ठीक। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है और फिर इसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, ठीक, उन सारे बिंदुओं को हम लोग, ठीक है, कवर किया जाएगा, ठीक। तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया, जो क्वेश्चन दिया, कमेंट में बोला कि आप लोग पूछिए, ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं बच्चों, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग